हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूँ और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, पहले हमें ये जानना होगा ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ग्रीक के दो वर्ड ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जहां पर ट्रिगोनॉन का जो मतलब है वो है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह हम ट्रायंगल का यूज करके साइड का लेंथ मेजर करेंगे, है ना। और यहाँ पर अब हमें ये देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल्स के साइड और उसके एंगल के बीच के रिलेशन को डिटरमाइन करेंगे और वहां से हम कैलकुलेट करेंगे एंगल को भी और लेंथ को भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो चलिए इसके आगे के टॉपिक्स को अब हम देखते हैं। अब जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले अब ये जानना जरूरी है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए हम जिस ट्रायंगल का यूज करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री हो। तो इस बात को आप ख्याल रखेंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें से एक एंगल क्या हो गया मेरा 90 डिग्री हो गया। अब बचा क्या, ये दो एंगल। अब यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किस एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मांग रहा है। मैं यहाँ पर आपको सपोज मान लेता हूं कि ये एंगल गिवन है, ठीक है। ये वाला एंगल जो C यहाँ लिखा है ना, इस C के लिए जो ये एंगल गिवन है वो है एंगल C, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करूंगा तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि अब मैं इसको कैलकुलेट करूं कैसे। तो यहाँ पर जब मेरा ये एंगल C गिवन है, अब इसके रेस्पेक्ट में मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहा हूँ तो उससे पहले मुझे जानना ये जरूरी है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं इसके जो तीन साइड्स हैं इस ट्रायंगल के, इस तीनों साइड को हम कहते क्या क्या हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा साइड है AC, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना। जो ये स्लोप की तरह दिख रहा है ना आपको, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना, इस वाले साइड को। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड होता है। उसके बाद जो हमारा एंगल गिवन है उस गिवन एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो साइड होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये साइड है ना, ये साइड हमारा ऑपोजिट साइड। इस गिवन एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो भी साइड गिवन है, ये हाइट की तरह जो दिख रहा है हमें, ये वाला साइड, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और यहां पर एक बात आप सुन लें, एंगल जब भी गिवन होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ मिलकर ही बनाएगा एंगल, ठीक है। और यहां पर एक बात जान ले, एंगल जब भी फॉर्म होगा वो बेस की हेल्प से फॉर्म होगा। एंगल मान ले सपोज ये वाला मुझे गिवन होता, अभी मैं तो ये एंगल मानकर चल रहा हूं कि ये एंगल मुझे गिवन है। अगर मुझे सपोज ये एंगल गिवन होता तो एंगल मैं क्या बोला, बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ ही बनेगा। तो वहां पर क्या हो जाता, जैसे ये वाला एंगल गिवन है तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इस एंगल के लिए बेस फिर ये बन जाता और फिर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये साइड बन जाता, ठीक है। अभी तो मैं माना हूं कि ये एंगल गिवन है, इसलिए ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये साइड हमारा बेस बन जाएगा, जिसे मैं यहाँ पर एडजेसेंट लिखा हुआ हूँ। और जस्ट इस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड गिवन है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। अब हम क्या देखेंगे, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को तीनों को मिलाकर हम कुछ रिलेशंस देखेंगे और वहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, SIN, है ना। या तो साइन फंक्शन या तो शॉर्ट में अगर हम इसे साइन फंक्शन को लिखें तो हम लिखते हैं SIN। और जो भी एंगल हमें गिवन होगा
उसके रेस्पेक्ट में हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं माना हूं कि मेरा ये एंगल सी क्या है, गिवन है, तो मतलब मुझे एंगल सी के रेस्पेक्ट में ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर मेरा जो साइन फंक्शन है, अब मुझे एंगल सी के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ एंगल सी को देखता हूं तो यहाँ पर साइन जो है साइन सी बन जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना है, किसी एंगल के रेस्पेक्ट में अब डिफाइन करना है जो एंगल गिवन है, और एंगल हमारा गिवन क्या था यहाँ, एंगल सी। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर साइन सी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका जो रिलेशन है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का। मतलब साइन एंगल जो भी गिवन है यहाँ पर सी, यानी साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हमारा, ए, क्योंकि एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारा, ए। तो यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर यानी ए बाय हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, यहाँ पर हमने कितना माना है, सी। तो यहाँ पर जो ये रेशियो बन गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का, वो कितना हो गया, ए बाय सी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन सी का रिलेशन क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसी में जो हमारा अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसाइन फंक्शन, जिसे कि हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉस। कोसाइन फंक्शन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉस, और साइन फंक्शन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, SIN। इसको भी साइन ही पढ़ लो, है ना। और इस हम कोसाइन फंक्शन को क्या कहते हैं, कॉस। जैसे ही हम कोसाइन फंक्शन को यहाँ पे कॉस कह रहे हैं तो ध्यान देना, ठीक है। अब मेरे पास एंगल क्या गिवन था, एंगल सी। जैसे ही मेरे पास एंगल सी यहाँ गिवन है तो अब मैं भी क्या करूंगा, इस कोसाइन फंक्शन जो कॉस मैं बोल रहा हूं उसे भी एंगल सी के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफाइन कर लूंगा। जैसे ही मैं इसे एंगल सी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, इसका जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या बन जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना गिवन है, बी, तो यहाँ हो गया बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, सी, तो यहाँ कितना हो गया, सी, है ना। इसे भी मैं यहाँ लिख देता हूं, ये रेशियो कितना बन जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। इसे आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमारा जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेंजेंट फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, टेन। अब हमारे पास एंगल क्या गिवन है, एंगल सी। इस एंगल सी के रेस्पेक्ट में अब मुझे ये टेन सी भी निकालना होगा। तो ये टेन सी जो रेशियो है, समझना मेरी बात, ये टेन सी जो रेशियो है, ये जो डिफाइन होगा, वो जो रेशियो होगा वो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर टेन सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है, ए, तो हमने लिख लिया ए। बेस कितना गिवन है, बी, तो हमने क्या लिख लिया, बी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ए बाय बी का रेशियो लिखा हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूंगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सी से ए को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पर सी को ए से डिवाइड करूंगा तो कोई मेरे को बोलेगा आप यहाँ आपने जबरदस्ती डिवाइड कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, फिर उसी सी को बी से डिवाइड कर दूंगा। तो अब ध्यान से देखो, ए बाई सी डिवाइडेड बाई बी बाई सी, तो ये सी और ये सी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कैसे होगा, तो देख लो, ए बाई सी डिवाइडेड बाय बी बाय सी लिखा हुआ है ना, लिखा है ना। तो ये सी क्या होगा, ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बी इस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू सी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। तो ये सी और ये सी कैंसर, वापस से मेरे पास ए बाय बी ही आ गया। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये सी डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है, जैसे ही मैं यहाँ C से डिवाइड किया A से और C से डिवाइड किया B से, तो मैं ये देख रहा हूँ मेरे ये जो लिखा हुआ है A बाई B, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने जो C डिवाइड किया, इससे हम एक नया चीज लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, मैं इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, साइन C क्या होगा, साइन एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब A बाय C। जैसे ही मैं यहाँ C से डिवाइड किया A को,
तो a बाई सी कितना हो जाएगा, साइन c के बराबर हो जाएगा। उसी तरह b बाई सी मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल c के बराबर। तो यहाँ पर एक नया चीज निकल कर आ गया, जो ये हमारा tan ऑफ c है वो साइन c बाय कॉस c के बराबर होता है, जहां पर tan c परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर हो रहा था रेशियो में, वही रेशियो साइन c बाय कॉस c के भी बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हमने जो तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो देख लिया है। अब आगे हम देखते हैं इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रेसिप्रोकल हैं वो क्या क्या हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने अभी तीन पढ़े, जो उनके रेसिप्रोकल्स हैं, आइए उनको देखते हैं। अब जो हमारे पास पहला रेसिप्रोकल है वो है साइन c का रेसिप्रोकल, है ना, साइन ऑफ एंगल का रेसिप्रोकल। तो उस रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, उसे अगर हम लंबे नाम से कहें तो वो कहलाता है कोसेकेंट, लेकिन अगर हम शॉर्ट में कहें उसे तो हम कहेंगे कॉसेक। यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉसेक। वापस से मैं बोल रहा हूं, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉसेक। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे ही साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया तो रेसिप्रोकल होता क्या है, मान लो सपोज मेरे पास कुछ लिखा है z, अगर मुझे कोई बोले इसका रेसिप्रोकल क्या होगा तो मैं क्या करूंगा, इसे 1 बाय इतना लिख दूंगा, मतलब 1 बाय z लिख दूंगा। मतलब क्या है, इस z को क्या करूंगा, मैं पलट दूंगा। जैसे मैं पलटूंगा तो इसके डिनोमिनेटर में तो 1 था, कुछ नहीं था, तो ये क्या होगा, z बाय 1 पलट कर 1 बाय z हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं किसी नंबर का रेसिप्रोकल बनाना। उसी तरह जब हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ऑफ एंगल c आएगा तो यहाँ पर कॉसेक ऑफ एंगल c क्या हो जाएगा, वो साइन ऑफ c को पलट देगा। कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन c हो जाएगा। और साइन c में क्या बताया था, कितना का रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का, मतलब a बाय c का रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन जब a बाय c का था साइन में, तो ये रिलेशन अब क्या होगा, पलट जाएगा। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, c बाय a का। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है c बाय a का, मतलब कॉसेक c जो है वो c बाय a के बराबर है। और अगर हम साइड के नाम के हिसाब से कहें तो ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के बराबर है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे पास जो दूसरा रेसिप्रोकल है वो है कॉस ऑफ एंगल c का रेसिप्रोकल, जिसे हम कहेंगे सेकेंड। अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसे कहेंगे सेक। कंफ्यूज नहीं हो ना, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। साइन के रेसिप्रोकल के साथ भी सेक है, लेकिन इसके आगे को लगा हुआ है, और यहाँ पर कॉसेक के रेसिप्रोकल के साथ सिर्फ और सिर्फ सेक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा कॉस का रिलेशन क्या था, कॉस का रिलेशन था साइड के हिसाब से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब b बाय c। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल जो सेक ऑफ एंगल c है वो क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन था बेस बाय हाइपोटेन्यूज का, मतलब b बाय c का। अब रिलेशन क्या पलट जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस बन जाएगा, मतलब रिलेशन क्या हो गया, c बाय b। वही चीज यहाँ लिखा है क्या, c बाय b। ठीक है, होप सो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो तीसरा रेसिप्रोकल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो है tan ऑफ एंगल c का रेसिप्रोकल, जिसका कि पूरा नाम है कोटेंजेंट। अगर शॉर्ट में इस कोटेंजेंट को बोले तो वो कहलाता है कॉट। तो tan ऑफ एंगल c का रेसिप्रोकल क्या हो गया, tan का रेसिप्रोकल क्या हो गया, आप बोलो कॉट। tan का रेसिप्रोकल कॉट। तो कॉट ऑफ एंगल c tan का अगर रेसिप्रोकल है तो tan का रिलेशन हम क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जैसे ही अब इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट ऑफ एंगल c में, तो पहले था परपेंडिकुलर बाय बेस, अब हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, b बाय a। कितना हो गया, b बाय a। और हम tan का एक रिलेशन डिराइव भी किए थे, वो क्या किए थे, साइन ऑफ c बाय कॉस ऑफ c। तो यहाँ पर tan का रेसिप्रोकल है cot। तो जब tan का वैल्यू था साइन c बाय कॉस c, तो cot का रेसिप्रोकल जस्ट पलट जाएगा। तो कितना बन जाएगा, कॉस c बाय साइन c, जस्ट पलट गया। होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिया
और उनके रेसिप्रोकल्स देख लिए। लेकिन अब क्या है, अब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और हमारे सिलेबस में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और उन एंगल्स पर उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जिसे अब हम देखेंगे और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसे आप याद तो कर ही लेना, लेकिन उससे पहले आप समझ लो। बाई चांस अगर आप एग्जाम में भूल गए क्वेश्चन करते वक्त, तो आप इस मेथड को यूज करके उन वैल्यूज को वापस से रिकॉल कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं उन वैल्यूज को निकालना कैसे है। अब मैं यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, एक नया नोटेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ और मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये नोटेशन दिखेगा। तो इस नोटेशन को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और इसका नाम आपको बता दे रहा हूँ और आप इसे ध्यान से सुन लें एक बार। यहाँ पर ये कुछ नोटेशन लिखा हुआ है ना। यहाँ पर कुछ अंडे की तरह ऐसा बना हुआ है और बीच से ये कटा हुआ है। यहाँ पर जो ये नोटेशन है इसे हम कहते हैं थीटा, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? थीटा। इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं। यहाँ पर जैसे जैसे एंगल होगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू हम रखते जाएंगे और वैल्यू यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गई तो साइन ऑफ 0 लिख देंगे। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई तो साइन ऑफ 60 लिख लेंगे। तो मतलब जैसे जैसे थीटा मतलब एंगल डिग्री की वैल्यू में दिया होगा वैसे वैसे ही थीटा की वैल्यू क्या होगा? वेरी करते चला जाएगा। और जैसे जैसे थीटा का वैल्यू वेरी करेगा वैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी वैल्यू वेरी करता जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पर अब देखिए जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखते चले। यहाँ 0 डिग्री लिखा है, इस 0 डिग्री के ऊपर मैं लिख लेता हूँ √0/4। इस 0 डिग्री के ऊपर मैं क्या लिख लिया? √0/4, है ना। आप कंफ्यूज नहीं हो ये क्या है क्या नहीं, मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। इस 30 डिग्री के ऊपर मैं लिख लेता हूँ √1/4। 0 डिग्री के ऊपर क्या लिखा? √0/4। 30 डिग्री के ऊपर क्या लिखा? √1/4। इस 45 डिग्री के ऊपर मैं लिख लेता हूँ √2/4। इस 60 डिग्री के ऊपर मैं लिख लेता हूँ √3/4 और इस 90 डिग्री के ऊपर लिख लेता हूँ मैं √4/4। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया ये, है ना। चलो अब मैं समझाता हूँ ये मैं लिखा क्यों। ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि अगर आप इन वैल्यूज़ को याद कर लेंगे और बाई चांस आप गलती से भूल गए इन वैल्यूज़ को, तो इसकी हेल्प से आप वैल्यू को वापस रिकॉल कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आप गलती से भूल गए तो। और अगर नहीं भूले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, 0/4 यानी 0 ऊपर है नीचे कोई नंबर है तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाता है? 0, है ना। 0 बाय कोई नंबर वैल्यू कितना हो जाता है? 0। और इस पूरे वैल्यू का वैल्यू क्या हो गया? इस पूरे नंबर का वैल्यू क्या हो गया? 0। और रूट के अंदर क्या आ गया? 0। तो 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पर साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 0 लिख देंगे। समझ में आ गई बात। अभी जो मैं ये लिख रहा हूँ और यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं वो साइन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसके बाद में जब मैं साइन के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लूँगा उसके बाद सारे वैल्यूज़ को मैं इस साइन के वैल्यू से ही रिलेट कर दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो 0/4 का वैल्यू 0, 0 का अंडर रूट 0, तो मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4। 1/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 का अंडर रूट तो 1 ही हो जाएगा, तो लिख लिया मैं 1। और ये 4 मेरा डेनोमिनेटर में, तो 4 का अंडर रूट वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो अगला लिखा हुआ है √2/4, अगर मैं यहाँ 2/4 लिखा हुआ है तो इस 2 से इस 4 को काट दूंगा 2 टाइम्स, तो कितना हो गया? अंडर रूट के अंदर 1/2, तो वापस से 1 का अंडर रूट 1 हो गया और इस 2 का अंडर रूट 2 हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पर साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, लेकिन कहीं कहीं ये वैल्यू लिखा रहता है √2/2,
लेकिन ये वैल्यू अंडर रूट 2/2 और 1/2 रूट 2 लिखे, दोनों सेम ही है। समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से कट करके 2 टाइम्स 1/2 कर लिया। लेकिन अगर मैं ऐसा ही रहने देता 2/4, तो समझने की कोशिश करो, 2 का अंडर रूट 2 हो गया, और नीचे 4 था तो 4 का अंडर रूट 2 हो गया। और हमें तो ये पता है ना कि सपोज यहाँ देखो, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, जब दो रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल नंबर में बदल जाते हैं। एक्सपोनेंट में तो ये पढ़ा होगा आपने बचपन में, है ना, 7th 8th क्लास में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 3/4, है ना। तो अंडर रूट 3/4 लिखा है, तो 3 का अंडर रूट का वैल्यू कितना, 3 का अंडर रूट का वैल्यू तो रूट 3 ही होता है। चलो ठीक है, लिख लिया हमने, रूट 3 लिख लिया, है ना। और इस 4 का डिनोमिनेटर में जो है उसका अंडर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 का अंडर रूट का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो यानी साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हो गया रूट 3/2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर लिखा है 4/4 का अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 को कट कर दिया, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। अब यहाँ 1 बच गया, 1 के ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट ऑफ 1 कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो साइन ऑफ 90 डिग्री कितना हो गया, 1। यहाँ पर साइन थीटा का सारा वैल्यू निकल चुका है, ध्यान से देख लें एक बार। कितना निकल गया सारा वैल्यू, साइन ऑफ 0 डिग्री 0, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री रूट 2/2 लिख लो, या फिर 1/√2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। साइन ऑफ 60 डिग्री रूट 3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री 1, ठीक है। अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। साइन थीटा का सारा वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, कॉस थीटा के वैल्यू को निकालने के लिए दिमाग ही नहीं लगाना है। साइन थीटा का जो वैल्यू इस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, इस ऑर्डर में, इस एरो को देखो, ऐसे करके लिखा हुआ है। कॉस थीटा के लिए जो ये वैल्यू ऐसे लिखा है, इस वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। यहाँ से इस सारे वैल्यू को पलट कर लिख दोगे तो वो कॉस थीटा का वैल्यू बन जाएगा। कैसे, देख लो, यहाँ 90 पे 1 लिखा है, यहाँ पर मैं लिख दिया 1। यहाँ रूट 3/2 लिखा है, तो इस 30 के नीचे क्या हो गया, रूट 3/2। यहाँ पर जो 45 डिग्री है, इसको तो पलटने की जरूरत नहीं है, तो पलटेगा ही नहीं, सेम सेम हो गया, तो कितना हो गया, 1/√2। ये वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू कॉस का 60 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा, कितना हो गया, 1/2। साइन का जो 0 डिग्री का वैल्यू था वो कॉस का 90 डिग्री के लिए वैल्यू बन जाएगा, कितना हो गया, 0 डिग्री। साइन का 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो वैल्यू था वो कॉस के लिए, अब 90 जो वैल्यू था वो कॉस के लिए 0 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा। साइन का 60 डिग्री का जो वैल्यू था कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा। साइन का 45 डिग्री का जो वैल्यू था वो कॉस का भी 45 डिग्री का ही वैल्यू रहेगा। साइन का जो 30 डिग्री का वैल्यू था वो कॉस के लिए 60 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा। और साइन के लिए जो 0 डिग्री का वैल्यू था वो कॉस के लिए 90 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर साइन थीटा का वैल्यू हमने लिख लिया तो उसको जस्ट उल्टा लिख देना है ना, रिवर्स ऑर्डर में। वो किसका वैल्यू बन जाएगा, वो वैल्यू कॉस थीटा का बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है। टेन थीटा के बारे में क्या बताया था, टेन थीटा रेशियो होता है साइन बाय कॉस का। तो साइन का वैल्यू हमें पता लग गया है और कॉस का वैल्यू साइन का रिवर्स लिख देंगे तो वो कॉस का वैल्यू बन जाएगा। साइन का वैल्यू भी पता है, कॉस का वैल्यू भी पता है। अब दोनों को डिवाइड करते जाएंगे तो टेन का वैल्यू आता चला जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। साइन का वैल्यू है 0 डिग्री पे 0, कॉस का है 1, तो 0/1, 0 बाय कोई नंबर कितना हो जाता है, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन का 30 डिग्री पर वैल्यू है 1/2, कॉस का 30 डिग्री पे वैल्यू है √3/2। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 हो जाएगा कैंसिल। जो पीछे मैंने बताया कैसे 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा 1/√3। तो टेन का 30 डिग्री पर वैल्यू हो जाएगा 1/√3। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर साइन का 45 डिग्री पर वैल्यू 1/√2 है और कॉस का भी 45 डिग्री पर वैल्यू 1/√2 ही है, यानी दोनों वैल्यू सेम है। तो दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कटकर 1 हो जाएगा। मतलब टेन का 45 डिग्री पे वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह साइन का 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2 है, कॉस का 60 डिग्री पे वैल्यू 1/2 है, तो 2 वापस से कैंसिल, तो √3/1 बच जाएगा। तो मतलब टेन का 60 डिग्री पे वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। उसी तरह साइन का 90 डिग्री पे वैल्यू 1 है, कॉस का
90 डिग्री पे वैल्यू 0 है, मतलब नंबर बाय 0, 0 नीचे आ चुका है। ये मैं पहले ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त बता चुका हूँ। जब भी 0 नीचे रहेगा वो वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाएगी, मतलब वो वैल्यू हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0, 0 डिनोमिनेटर में है, तो वैल्यू क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, हम उसे डिफाइन कर ही नहीं सकते। अब देखो यहाँ पर है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा है, वो है साइन का उल्टा। साइन का जो वैल्यू है जस्ट उसी वैल्यू पर उसको रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे तो हमारा कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। साइन का वैल्यू 0 डिग्री पे 0, तो पलट कर लिखेंगे तो 1/0, 0 नीचे आ गया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, है ना। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा का 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 है। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 2, तो ये वैल्यू हो गया 2। साइन का 45 डिग्री पे वैल्यू है 1/√2, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 1/40, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 1/√2, जस्ट पलट जाएगा तो कितना बन जाएगा, √2। वापस से साइन का वैल्यू √3/2 है 60 डिग्री पर, इसको पलट दो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोसेक थीटा का वैल्यू है ना, उसका रेसिप्रोकल होता जाएगा। साइन का वैल्यू 90 पर 1 है, 1 को रेसिप्रोकेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रह गया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा कोसेक थीटा का वैल्यू, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। उसी तरह अब एक सेक थीटा है। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो अब क्या करेंगे, हम हर एक पॉइंट पर इसका भी वैल्यू क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करते चले जाएंगे। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना, 1 का वैल्यू 1। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना, 2/√3, तो इसका वैल्यू हो गया 2/√3। कॉस का 45 डिग्री पे वैल्यू 1/√2, तो सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा पलटकर, √2, ठीक है। उसी तरह कॉसेक का वैल्यू 60 डिग्री पर 1/2, तो ये पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 को 2। उसी तरह कॉस का वैल्यू 90 डिग्री पर 0, इसको हम पलट देंगे। अब ध्यान देना, कॉस का वैल्यू 0 है, मतलब 0/1 है। अब हम इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0 हो जाएगा, तो वापस से 0 नीचे आ गया, तो मतलब वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इस चीज को आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट थीटा है। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। हर पॉइंट पर जो वैल्यू हम क्या करेंगे, उसे रेसिप्रोकेट करके लिखते चले जाएंगे, वो कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ 0 है, 0/1, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/0, 0 फिर नीचे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पर 1/√3 है, इसको वापस से पलट लेंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया, √3 हो गया। टेन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पर 1 है, इसको वापस से पलट लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 का रेसिप्रोकल भी कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पर √3 है, √3/1, इसको पलट लेंगे, कितना हो जाएगा पलटने के बाद, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पर अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों था, वैल्यू अनडिफाइंड इसलिए था क्योंकि वैल्यू था 1/0, इसीलिए वैल्यू क्या था, अनडिफाइंड था। अब 1/0 को जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 0 वापस से क्या हो जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। जब ऊपर को चला जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर पसंद आया, तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।